है तो जो v है, v कितना हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब इसमें इन्होंने क्या करा कि c अपॉन एन को अलग निकाल लिया, तो क्या करा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन ये जो n है इस n को अलग निकाल लिया, h को यहाँ पर रखा, c से यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा और c से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा, तो c अपॉन n ये हो गया इधर। अच्छा चलो, तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच इंटू सी अपॉन एन, ऐसा क्यों करा? आप ये देखिएगा कि ये वाला जो टर्म है ना 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच, इसको बोल देते हैं अल्फा, तो v इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी अपॉन एन, और इस अल्फा को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताइए। हाँ, ये पता है दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। जो हाइड्रोजन एटम का है ना, हाइड्रोजन एटम वाला, हाइड्रोजन एटम के सब टॉपिक्स हैं ये। हाइड्रोजन एटम हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको छोड़ मत देना। अच्छा उसको छोड़ो अब, हाँ वो ढंग से दे नहीं रखा। चलिए, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है, बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, और इसके बाद जो है आप ये करेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। अल्फा को क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ये अल्फा को बोलते हैं। और अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, और k जो है ये हमारा वही 9 इंटू 10 की पावर 9, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन c इंटू एच। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में ये आ जाता है 1/137। ठीक है, 1/137। तो वेलोसिटी को हम ये कहते हैं v इज इक्वल टू 1/137 इंटू सी अपॉन एन। ठीक है, और अगर ये कहा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट क्योंकि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/137 इंटू सी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट, प्रूव दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनरमोस्ट ऑर्बिट, speed of electron in innermost orbit is 1/137 times the speed of light in vacuum. क्या बोल रहे हो? ये प्रूव करने के लिए आता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट का सर ये सिर्फ 1/137 हाइड्रोजन के केस के लिए होगा ना? हाँ जी, हाइड्रोजन के केस में, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, अब जैसे सर ये अगर ये प्रूविंग के लिए आया तो हम लोग डायरेक्टली मतलब दिखा देना 1/, जब पूरा आपको काट पीट के दिखाना पड़ेगा 1/37। वेलोसिटी, एक तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो करके दिखाना होगा, वेलोसिटी वाला। ठीक है, और वेलोसिटी में फिर आप ये दिखा देंगे कि ये आपकी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल कर बताओगे कि ये 1/137 आ रहा है। ठीक है, वो, ओके सर। हाँ वो ये देख लेना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है।
अगर मान लीजिए एक ही नंबर का क्वेश्चन है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ ये अल्फा की वैल्यू बता देना, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर उससे ज्यादा का है तो वेलोसिटी तक हम पहुंचे कहाँ से, वो वाला भी करके दिखा देना, ठीक है। थोड़ा सोच कर करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है हाफ mv²। हाफ mv²। हाफ mv²। और इक्वेशन नंबर 3 देखिएगा, जो इक्वेशन नंबर 3 थी इसी में, और इस पे आप ये देखना 1 2 3 पेज नंबर 12 पर है बेटा, पेज नंबर 12 पर, 12 पर है बिल्कुल ऊपर, mv² इज इक्वल टू kze² अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 3। तो देखो ये हाफ तो अपनी जगह रहेगा, और mv² को ही हमने ये प्रूव करा था कि kze² अपॉन r²। ये कैसे प्रूव करा था, वो कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ से, kze² अपॉन r², kze² अपॉन r था, सॉरी kze² अपॉन r, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r। तो k q1 q2 अपॉन r, k एज इट इज, k वही है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है Ze, और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e अपॉन r। तो इस तरह से ये आ गया -kze² अपॉन r, -kze² अपॉन r, ठीक। इसके बाद देखिएगा, अब आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देना है इन nth ऑर्बिट। तो En इज इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ kze² अपॉन r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -kze² अपॉन r। तो kze² और ये डिनोमिनेटर में 2r है और इधर r है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 2r। तो kze² तो एज इट इज रहा, ये 2r एज इट इज, r में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2r आ जाए 2 इंटू दिस, हाँ वही सेम बात है, -हाफ kze² अपॉन r। हाँ हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पर हमें डायरेक्शन ये बताना है कि वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस वजह से अगर हम, क्योंकि वहां पर हम जो है ना इसकी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो बिकॉज वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज बाहर की तरफ जाती है तो पॉजिटिव, अंदर की तरफ जाती है तो नेगेटिव, इस वजह से हमने यहाँ पर उसका डायरेक्शन लेने के लिए नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है। वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि ये आ गया -kze² अपॉन 2r, पेज नंबर 15 पर है अब हम ऊपर। और इसके बाद इन्होंने क्या करा कि -kze² अपॉन 2 इसको बिल्कुल अलग कर दिया, और इक्वेशन नंबर 7 से जो r है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। तो En इज इक्वल टू, ये En इज इक्वल टू जो है, इसमें हमने क्या करा, -kze² अपॉन 2 ये है, और 1 अपॉन r को अलग कर दिया, 1 अपॉन r को अलग कर दिया। 1 अपॉन r का मतलब क्या है, r का रेसिप्रोकल। अब r जो है
वो क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई जेड की पावर 4 एम के जेड ई की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4 और कुछ कट नहीं रहा है, तो सीधा सीधा, हाँ जी, के की वैल्यू डालोगे तो किससे कटेगा बताओ। नाइन इंटू 10⁹ ही तो है उसकी वैल्यू। अरे अच्छा, देखिए ई एन क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू, ये 2 है और ये पाई स्क्वायर है और बाहर माइनस का साइन है, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, एम है और के इधर भी है, के इधर भी है, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, जेड इधर भी, जेड इधर भी, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इधर भी, ई स्क्वायर इधर भी, ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा स्पीड भी निकालने को पूछा जा सकता है और आपसे रेडियस भी पूछा जा सकता है और एनर्जी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटे, हाँ वहीं के वहीं कर लेना, वहीं के वहीं कर लेना, अब मतलब आपकी मर्जी है, देख लीजिए। ठीक है, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लेकिन एक काम कर लेना भाई, मतलब याद भी कर लेना, कई बार क्या होता है ना, चलो कर लेना जिस तरीके से लगे इसको कर लेना। अब देखिएगा, चलिए तो अब जरा सुन लो नेगेटिव वैल्यू क्या है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इस वजह से वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एनर्जी नेगेटिव है तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इस वजह से हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी हमारी वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अपने आप से तो वो अंदर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो अंदर की तरफ जो भी चीज जा रही है उसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है, और जो चीज बाहर निकल रही है डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ये हुआ है नेगेटिव। उसके बाद देखें, सर हाँ जी बताइए। सर ये नेगेटिव साइन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है या जो फोर्स हमें बाहर खींचने में लगेगी उसे इंडिकेट कर रहा है? देखो ऐसा है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन से हमको ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी नेगेटिव है। अब एनर्जी नेगेटिव क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपने आप से तो अंदर की तरफ जाएगा, अपने आप से तो अंदर की तरफ जाएगा, तो वो जो अपने आप से अंदर की तरफ जाएगा वो नेगेटिव तो यहाँ पर लगाया था हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। और अब जो ये पूरी टोटल एनर्जी जो नेगेटिव आई है, वो टोटल एनर्जी नेगेटिव इस वजह से आई है कि इलेक्ट्रॉन तो अपने आप अंदर की तरफ जा रहा था और हम क्या करना चाहते हैं, हम उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब हम बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी मतलब प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इस वजह से एनर्जी जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी का ना लॉस होता है। भाई हम एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो खर्च होती है, तो जब एनर्जी खर्च होती है तो उसको नेगेटिव बोल देते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बोहर्स थ्योरी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth orbit of hydrogen atom is given by En is equal to minus 2 pi square mk square z square e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर और 1 अपॉन n स्क्वायर को इन्होंने अलग करके लिख दिया है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस 1 अपॉन n स्क्वायर को अलग करके लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन whenever an electron makes a transition from a higher energy level n2 to a lower energy level n1, the difference of energy appears in the form of a photon. The frequency nu of the emitted photon is given by h nu is equal to, हमने जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन करी थी बोहर्स क्वांटाइजेशन मॉडल में, जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन करी थी वो यही थी कि एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, कि अगर सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट पर आ जाता है तो डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई टू माइनस ई वन करेंगे, वो हो जाएगा एच न्यू के बराबर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब जरूरी नहीं है कि वो सेकंड से फर्स्ट पर आए, हो सकता है थर्ड से सेकंड पर आ जाए, हो सकता है फोर्थ से थर्ड पर आ जाए। तो हमने हायर एनर्जी लेवल को N2 बोल दिया और लोअर एनर्जी लेवल को N1 बोल दिया।
तो इसलिए इन्होंने ये कह दिया कि एच न्यू इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद आप ये देखिएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, इसके बाद देखिएगा इन्होंने करा क्या है कि ये जो एच न्यू है, ई एन टू का मतलब क्या है, ये जो ई एन है, इस ई एन को इस तरह से लिख दिया था कि माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया था हमने इसको। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि अब ई एन टू है, ये क्या था, ये ई एन था, तो यहाँ पर एन है, जब ई एन टू है तो यहाँ पर एन की जगह एन टू आ जाएगा। तो आप क्या लिखिए, माइनस 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर माइनस, तो फिर से यही टर्म, अब ई एन वन कैसे निकालेंगे, वही माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, और दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, ये जो पूरा, ये जो पूरी वाली वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन निकाल लो। और इसमें आप ये देखोगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लीजिए ऐसे, एच डी यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, तो इधर क्या बचा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया। प्लस नहीं, माइनस आएगा, ये वाला माइनस का है ना। ठीक है, तो उसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया, और फिर ये जो h है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो सीधा सीधा न्यू आ जाएगा हमारे पास। न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और h जब नीचे आ गया तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर h क्यूब बन गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आ रहा हूँ अभी, आ रहा, हाँ वो रेडबर्ग्स। तो जरा देखिए, एज अरे नहीं नहीं, वो रेडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहा है, वो तुम सीरीज की बात कर रहे हो। तो अब जरा देखिए कि इसके बाद ना हम ये जानते हैं कि सी जो है, सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ये मिटा रहा हूं मैं यहाँ से, हाँ क्या, एस सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। ये क्यों करा, ये बेसिकली सी जो है वो स्पीड है, लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस है, और जो ये न्यू है, न्यू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा हूँ, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पीड ही आ रही है, समझ गए कि नहीं भाई। ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि न्यू की वैल्यू 1/t है, इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज लाइक डिस्टेंस, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड ही तो हो गई। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे एस सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, देयरफॉर वेव नंबर न्यू बार विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम वेव नंबर बोल देते हैं। तो एक नया टर्म है वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा। तो 1/लैम्बडा का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा क्या हो गया यहाँ से, c अपॉन न्यू।
ठीक है ना। और अगर 1/λ की बात कर रहे हैं तो बेटा वो हो जाएगा न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी। तो आपको क्या करना है कि ये जो न्यू है इसको सी से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास न्यू बार आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे देखिएगा, ये हो गया मेरे पास 1/λ हो गया न्यू अपॉन सी, और न्यू की ये इतनी बड़ी वैल्यू आई ही है, तो इसको अगर सी से डिवाइड करेंगे तो नीचे एक सी और आ जाएगा बस, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन सी और आ जाएगा नीचे, तो सी एच क्यूब और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो पूरा बड़ा टर्म आया है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाता है आर न्यू बार, सॉरी हाँ न्यू बार n1 स्क्वायर माइनस, हाँ वो न्यू तो फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू के ऊपर बार लगा दिया तो वो आपका बन जाता है वेव नंबर। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये पूरी आर की वैल्यू है, इसकी जगह मैंने आर लिख दिया, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। हाँ हाँ, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन सी एच क्यू। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.09 है बेटा, 1.0973 पर मीटर होती है ऐसे, 10⁻⁷। अच्छा, चलिए तो R इज इक्वल टू, आर क्या है यहाँ पर, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.0973 into 10⁻⁷ per meter. And the above equation is the Rydberg formula for spectrum of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम का पूरा स्पेक्ट्रम निकालने के लिए इसी को हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं। The origin of the various series in the hydrogen spectrum can be explained as follows. तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला आया रिडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं, इसी की हेल्प से हम जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो देखते हैं। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। यहाँ पर अलग अलग तरीके की 5 सीरीज हैं। अब वो 5 सीरीज कैसे एक्सप्लेन करी जाएंगी, लाइमन है, बार्मर है, पाशन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज। ब्रैकेट है और वो अरे ये पी फुंड में ना, पी जो है वो साइलेंट होता है, तो फुंड फुंड बोल देते हैं, लोगों के ही नाम पर है। क्या फुंड सीरीज, फुंड सीरीज लाइमन, चलिए तो अब जरा देखिए लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन एनी हायर एनर्जी लेवल n2 is equal to 2 3 4 5 6 to a lower energy level n1 is equal to 1, we get a set of spectral lines called Lyman series which belong to the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. This series is given by, देखो ये ना इसका एक ये ऐसे डायग्राम है, हाँ ना, उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, होता है जरूरत नहीं है इस बार, उसी की हेल्प से फिर वो एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है इस पर। n इज इक्वल टू 1 मतलब ये पहला वाला जो ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर ये फोर्थ ऑर्बिट,
फिर ये 5th ऑर्बिट, और 6th जो है वो ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया बस, n=6 के ऐसे ही फिर ये ऑर्बिट्स जो है बढ़ते चले जाएंगे। अब वो बोलते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, लोअर एनर्जी लेवल फिक्स कर दिया 1, कि भाई ये सेकंड वाला रिंग है, सेकंड वाला ऑर्बिट है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले पर आया, थर्ड वाले से फर्स्ट वाले पर आया, फोर्थ से फर्स्ट पर आया, फिफ्थ से फर्स्ट पर आया, या फिर 6th से फर्स्ट पर आया, तो इसको पूरे को क्या बोल देते हैं, लाइमैन सीरीज, जो गिर के फर्स्ट पर आया। जो ऊपर वाले ऑर्बिट से सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर जो फर्स्ट पर गिरते हैं सारे के सारे वो लाइमैन है, और अब जो थर्ड से सेकंड पर आया, फोर्थ से सेकंड पर आया, फिफ्थ से सेकंड पर आया, और 6th से सेकंड पर आया, इस ये पूरी सीरीज जो है ये कहलाती है बाल्मर सीरीज। ठीक है, फिर जो थर्ड पर आया, कि भाई फोर्थ से थर्ड पर आया, फिफ्थ से थर्ड पर आया, और 6th से आया, इसको बोल देंगे पास्चन सीरीज। हाँ जी, और जो लाइमन लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में हम ये बोलते हैं कि जो लाइमन सीरीज में जो मतलब फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रावायलेट रेंज की होती है। ठीक है, तो इस वजह से लाइमन सीरीज के आगे ब्रैकेट में ना ऐसे अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वो 5th पर आया, सिक्स्थ से 4th पर आया, तो इसको क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट सीरीज। और अगर 6th से 5th पर आया तो इसको बोल देते हैं फुंड सीरीज। अरे ये प्रोविडेंट फंड नहीं है कि पी फंड, फुंड। चलो जी, तो यहाँ पर फिर वही चीज आगे एक्सप्लेन कर रखी है बाल्मर सीरीज में, देख लीजिए। द स्पेक्ट्रल लाइंस कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशंस n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5, मतलब थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ऑर्बिट से वो जंप करके सेकंड पर आता है, तो उसको हम बोल देते हैं, वो पूरा जो रीजन बनता है उस पूरे रीजन को हम बोल देते हैं बाल्मर सीरीज। पास्चन सीरीज में वही है, 4 5 6 से ऐसी ब्रैकेट में, ऐसी फुंड में छोड़ दो, हो जाएगा, तो सेम है। हाँ, वो ये जो बाल्मर है ये आपकी विजिबल में हो जाएगी, ये तीनों जो है ये इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेंज में लाई करती है। वो मैं अभी डायग्राम बनाया है उसका, वो देख लेना। इसके बाद जो है ये पेज नंबर, हाँ खत्म से, ये लास्ट का थोड़ा सा बच रहा है। इसके बाद आप ये देखिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, ये जो पेज नंबर 19 पर दे रखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम में है, इट इज अ डायग्राम in which the energies of different energy states of an atom are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो, जो ये डायग्राम बना रखा है पूरा, इस पर मुझे लग रहा है कि वो डायग्राम देखकर आपको शायद समझ में आ जाएगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एनर्जी दे रखी है, एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या है कि वाई एक्सिस पर तो दे रखी है इन्होंने एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी वो नेगेटिव है इस वजह से नेगेटिव वाई एक्सिस दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं दिया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया ओरिजिन। उसके बाद जो -0.28 जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, फिर माइनस का 0.38, फिर माइनस का 0.54, फिर माइनस का 0.85, माइनस का 1.50, -3.4, -13.6, है ना। और ये जो है ये हमको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी। अब
एक्स एक्सेस यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर लिखा है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। n का मतलब क्या है कि कौन सा एनर्जी लेवल है, कौन सा एनर्जी लेवल है। तो आप ये देखिए कि हमने 7वें एनर्जी लेवल तक करा है यहाँ पर, तो ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू 7, फिर ये लिख दिया n इज इक्वल टू 6, फिर ये n इज इक्वल टू 5। हाँ वो थोड़ा गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हाँ भाई ज्यादा वाले लेवल से ही तो कम पर आ रहा है। हाँ, और नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इट आउट फ्रॉम द एनर्जी नेगेटिव में इस वजह से चल रही है ना, क्योंकि वो एनर्जी हमको उसको निकालने के लिए चाहिए, और बाकी जो हाईएस्ट एनर्जी जो 0 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि एटम उस एनर्जी लेवल पर स्टेबल है, स्टेबल है, वो वहां पर स्टेबल है, एनर्जी 0 है उसकी, क्योंकि वो वहां पर स्टेबल है। n इज इक्वल टू 3, और ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 1। अरे उस नेगेटिव का मतलब ये है कि -13.6, इसका मतलब ये है कि आपको इतनी एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, तब जाकर आप स्टेबल स्टेट में वहां पर पहुंचोगे, तब वो निकलेगा वहां से, ठीक है ना। और एक ही, हाँ, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव किस तरीके से करेंगे, इसीलिए n की वैल्यू 1 ले ली थी वहां, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगेन वही वाली सारी चीज है कि ये हमारा 7th एनर्जी लेवल है, यहाँ से आप इसको फर्स्ट पे लेकर आ गए, 6th से फर्स्ट पर लेकर आ गए, 5th से फर्स्ट पर लेकर आ गए, उसको लाइमन सीरीज बोल दिया। तो वही जो सर्कुलरली दिखा रखा था, वो सर्कुलर में ना दिखाकर एनर्जी लेवल डायग्राम के ग्राफ में दिखा दिया, ठीक है ना, वही सेम चीज है ये, समझ गए, छोड़ दो इसको अब, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, फ्रॉम पेज नंबर 20, फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is minus 2 pi square mk square z square e की पावर 4 upon m square h square। ये फिर कैसे हो गया? अरे यही तो था, माइनस माइनस तुम 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, जैसे -2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन m स्क्वायर h स्क्वायर, क्या यही तो है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ से z वाला एक टर्म कम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है। फिर है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर n की वैल्यू भी 1 डाल दी, n स्मॉल n इज इक्वल टू 1, तो E1 जो है वो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर ये देख रहे हैं कि वो जो 1/n² अलग करा है, कि अगर मैं सेकंड ऑर्बिट के लिए देखूं तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2², थर्ड ऑर्बिट के लिए देखूं तो जो वो E1 आया है इट विल बी डिवाइडेड बाई 3², फोर्थ ऑर्बिट के लिए तो 4², ये समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी भाई, याद कर लेना इनको। E5 E6, उसके बाद 3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। An electron can have only certain definite values of energy while revolving in different orbits. This is called energy quantization. अगला है the energy state corresponding to n is equal to 1 has lowest energy equal to -13.6 electron volt. This state or orbit is called the ground or normal state of the atom. और अगला है excited state when hydrogen atom receives energy from outside by process such as electron collision. The electron may take transition to some higher energy state like E2, E3, E4, etc., which are called excited states. ठीक है, तो ये एनर्जी क्वांटाइजेशन, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसकी डेफिनेशन ये लास्ट में ये करते हैं ना, ठीक है। तो टोटली जो ये चैप्टर है ये आपका लर्न करने वाला, यहाँ है चैप्टर खत्म है, वो तो गए सारे भेज तो दिए। अच्छा, प्रिंटेड नोट्स ना, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये वाला हो गया डुअल नेचर एंड रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर, ये वाला एटम्स न्यूक्लियाई भी कंप्लीट हो जाए, प्रिंट आउट निकाल कर स्पाइरल करवा कर देते हैं, एक जगह रखे रह जाएंगे रटने वाले चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री वाले, है ना, उसके ऊपर हेडिंग डाल देना केमिस्ट्री वाली, फिजिक्स वो वाली, ये 3 चैप्टर वही है ना। न्यूक्लियाई कोई, वो भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, वो भी ठीक है। तो न्यूक्लियाई तो बहुत ज्यादा छोटा है। हाँ
न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ही छोटा है। हाँ, न्यूक्लियाई के बाद बस एक ही चैप्टर बचा हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हाँ, न्यूक्लियर भी ऐसे ही छोटा चैप्टर है भाई। आप ये देखो कि आज क्या तारीख है, आज 28 है, और 17 तारीख को हमने वो चैप्टर कंप्लीट करा था शायद, वेव ऑप्टिक्स अपना, और 3 दिन की फिर छुट्टी थी, 18, 19, 20 की। मैंने आपको बोला था ना कि ये जल्दी निपट जाएंगे चैप्टर्स। तो अभी मतलब मार्च खत्म हुआ नहीं है, 15 अप्रैल तक बोला था ना, 15 अप्रैल तक निपटा दूंगा, तो अभी मार्च खत्म हुआ नहीं है। और अभी आपका ये 2 चैप्टर तो हो गए, अब एक न्यूक्लियर बचा हुआ है, और वो भी बहुत छोटा सा है। फिर वो होने के बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला जो चैप्टर है वो समझने वाला चैप्टर है, मजेदार है। और वो आराम से, मैं 15 सोच रहा हूँ, हो सकता है हम टारगेट ओवर अचीव कर जाए ना। ओवर अचीव मतलब कि हम 15 से भी पहले उसको कर लेंगे कंप्लीट आराम से। हाँ, साथ साथ लर्न भी कर लो इसको, सब निकल जाएगा, नहीं तो एकदम से ये रहेगा। हाँ हाँ, क्या है उसमें? अरे तो न्यूमेरिकल करवा देंगे ना। न्यूमेरिकल कौन से, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाले न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालो, आंसर निकालो। थैंक यू सर। ओके ओके।